जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का भी आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था और तब से लेकर अब तक ये संज्ञा राजनीतिक जिम्मेदारों को विपक्ष की ओर से लगातार दी जाने लगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर इसी तरह का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए कहा कि पूरे देश में मिट्टी का तेल डाला जा चुका है, बस माचिस लगाने की देर है और बीजेपी को ये करने में आनंद आता है। दरअसल राजधानी रायपुर में आयोजित पुलिस विभाग के थाना भवन और शूटिंग रेंज के लोकार्पण के मौके पर सीएम ने अपने भाषण में पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा, नारायणपुर और बीरनपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पुलिस को सांप्रदायिक दंगे और प्रदर्शन का अनुभव नहीं था, अब इसका भी अनुभव हो गया। इतना ही नहीं, सीएम ने इशारों में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए पुलिस को अलर्ट करने को भी कहा। वो अनुभव नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देखा, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, किस प्रकार से लोग जल रहे हैं, तो ये जो नफरत के जो राजनीति करते हैं, यदि दिमाग में लगातार आक्रोश भरते रहेंगे। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, केवल एक माचिस की तीली लगाने की ज़रूरत है। और वो जो बात उन्होंने कही थी, आज वो सच साबित होते दिखाई दे रहा है। जगह जगह जहाँ नहीं हो रहे थे, कभी हरियाणा में कभी नहीं हुआ था, वहाँ दंगे हो गए। छत्तीसगढ़ में चंद माह बाद विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में बीजेपी पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने के मुख्यमंत्री के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। जिस पुलिस प्रशासन को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, ना अपराध पे कंट्रोल कर पा रही है, और ये किस हैसियत से इसकी बात करते हैं। 1975, 1984 हमने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है, छत्तीसगढ़ ने देखा है, मगर ये कांग्रेसी आज सरकार में है तो अपराध किस चरम पर है छत्तीसगढ़ में, उस पर ध्यान दे, अपराध को रोकने में काम करे, और यही एक कांग्रेस की पूरी संपूर्ण सरकार को नसीहत है। बीजेपी ने कहा कि जिस कांग्रेस की सरकार में 1984 के दंगे हुए, आपातकाल लगाया गया, वो कांग्रेस आज सांप्रदायिकता की बात करती है। सरकार को अपराध रोकने पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह की राजनीति में। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कवर्धा और बीरनपुर घटना को छोड़ दिया जाए तो भी सांप्रदायिक तौर पर कई छिटपुट घटनाएं होती आ रही हैं। कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं वर्ग के नाम पर, तो कहीं मतांतर के नाम पर। इन सब के बीच चुनावी साल में मुख्यमंत्री की ये चिंता पूरे राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि क्या आमतौर पर शांत फिजा वाले छत्तीसगढ़ संप्रदाय के नाम पर मत भिन्नता और राजनीति की ओर बढ़ रही है। और अगर ऐसा है तो फिर छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस को ही नहीं, बल्कि सभी समाज को, आपको और हम सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। BSTV ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। एक बड़ा ही फेमस शेर है कि मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, हम दोनों हैं संतान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं और तू पढ़ ले कुरान। दरअसल आज हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि राजनीति का नफरतीकरण या नफरत की राजनीति और उस पर अलर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2-3 महीने बाद चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा और उससे पहले सांप्रदायिकता की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज की चिंता ये वास्तविक में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज करती है कि क्या छत्तीसगढ़ जो एक शांत फिजा वाला प्रदेश है वो किस ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पे तंज कसा, बीजेपी की राजनीति करने के ढंग पे तंज कसा। इसी मसले पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता नेता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, आरपी जी आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित साहू जुड़े हुए, अमित जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए, उचित जी आपका भी बेहद स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आरपी सिंह जी आपसे करना चाहता हूं कि क्या लगता है मुख्यमंत्री जी ने आज जो चिंता जताई है, ये चिंता कितनी जायज है इस परिप्रेक्ष्य में कि छत्तीसगढ़ में 2-3 महीने बाद चुनाव का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ को शांत फिजा वाला प्रदेश माना जाता है।
शेर से की है, तो मैं भी अपने जवाब की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा कि न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, आ जाए बुराई पर तो इंसान बुरा होता है। तो किसी जाति धर्म में कोई बुराई नहीं है, और अगर इंसान बुरा हो जाए तो उसका कोई धर्म ही नहीं होता है, फिर वो किसी धर्म का हो, वो फिर इंसान नहीं रह जाता है। क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप हिंसा कीजिए, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप दूसरों के ऊपर अत्याचार कीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो चिंता है वो वाजिब है, और हर नागरिक जो कि छत्तीसगढ़ का है और शांति प्रिय है, इस मिट्टी से प्यार करता है, उसकी भी यही वाजिब चिंता होनी चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद हमने ये देखा कि इस राज्य में दो घटनाएं मुख्य रूप से बात आते चर्चा में आती है। जैसे एक घटना हुई कवर्धा की, दूसरी हुई बीरनपुर। दोनों ही घटनाओं में जो अपराधी थे वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे। कवर्धा में तो आईजी की रिपोर्ट है कि बाहर के जिलों से गुंडे लाकर वहां पर माहौल खराब किया गया, और जिसकी अगुवाई 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के पूर्व सांसद पुत्र चिरंजीव अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद परम श्रद्धेय संतोष पांडे जी कह रहे थे, और पुलिस की एफआईआर में ये दोनों सम्मानीय व्यक्तियों के नाम दर्ज है। इस घटना के बाद राज्य शासन ने बड़ी ही गंभीरता से कार्रवाई की। दोनों पक्षों के लगभग 128 लोग गिरफ्तार किए गए, और बड़े शर्म की बात है कि जब अपराधियों की रिहाई हो रही तो भारतीय जनता पार्टी इन दंगाइयों को माला पहना के स्वागत कर रही थी। अब मैं आता हूं बीरनपुर पे। बीरनपुर में धर्म सभा के नाम पर 4-5 सभाएं लगातार की गई। एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया, और 2 स्कूली बच्चों के मामूली विवाद को धार्मिक रंग दिया गया। कुल यहाँ पर दोनों समाज के 3 लोगों की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पुत्र की हत्या नहीं होती है, एक आम इंसान की होती है। 2 मुस्लिम समाज के दूसरे लोगों की हत्या होती है। और यहाँ भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपराधी गिरफ्तार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र। पुरानी बस्ती में धर्मांतरण के नाम पर विवाद होता है, थाना अध्यक्ष के कमरे में घुसकर मारपीट होती है, 8 लोगों के ऊपर बलवा कायम होता है, नामजद आरोपी बनाया जाता है, 4 आरोपी गिरफ्तार होते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, और 4 आज तक फरार है। नारायणपुर में घटना होती है जनवरी, चर्च के नाम पर 17 लोग गिरफ्तार होते हैं। प्रमुख आरोपी कौन? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष। ये भाजपा का चेहरा है। असल में भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारत जलाओ पार्टी रख लेना चाहिए। लेकिन यहाँ के नागरिकों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक हम सत्ता में हैं और भूपेश बघेल जी की सरकार है, कानून का डंडा इतनी तेजी से चलेगा कि कोई भी इस राज्य की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हमारा नारा है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। एक मुख्यमंत्री अगर अपने पिता को जेल भेज सकता है तो उनके पिता से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजनीति में अगर कोई मुख्यमंत्री अपने पिता को जेल भेजे तो उनसे ऊपर संभवतः कोई हो भी नहीं सकता। बहरहाल बीजेपी के मित्र हमारे साथ बैठे, उनसे भी बातचीत कर लेते, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, क्या आप लोगों को बीजेपी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी के बदले भारत जलाओ पार्टी करने की नौबत आ गई है? कांग्रेस का बड़ा आरोप लग रहा है आप पे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको उसका नाम बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरी भारत की जनता जानती है कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं खानग्रेस है। बड़ी देर भई नंदलाला, ये एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और ये चरितार्थ भी छत्तीसगढ़ में होता है कि श्रीमान नंद कुमार बघेल जी के सुपुत्र को बहुत देर बाद जो है उनके मन चित्त पे एक ध्यानाकर्षण आया कि अब छत्तीसगढ़ जल रहा है, छत्तीसगढ़ सुलग रहा है, छत्तीसगढ़ जो है मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, यहाँ पर अपराध बढ़ गया है, यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ गया है, यहाँ पर अब तो दंगे फसाद होने लगे हैं। तो इतने दिन तक सोने वाले मुख्यमंत्री को अब लगता है चेत आ गया कि अब जो है सिर से ऊपर होते जा रहा है पानी। इसलिए अब इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो और कांग्रेस को सेफ करो। ये उद्देश्य को लेकर हमारे सम्माननीय माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाग चुके हैं, बहुत देर बाद जागे। अब तो इनको नींद की गोली देने के लिए भी छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। चिंता नहीं है इस बात की। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोगों ने ये किया वो किया, चाहे बात करते हैं कवर्धा की, चाहे बात करते हैं बीरनपुर की, चाहे बात करते हैं रायपुर की, चाहे बात करते हैं बस्तर की। इसके पीछे कारण कौन? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस।
अगर बस्तर के सुकमा से मैं शुरुआत करूं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक पत्र लिखकर चेताया था कि आने वाले समय में गृह युद्ध का एक छिड़ सकता है पूरे बस्तर में, सुलग सकता है बस्तर, जल सकता है बस्तर। मगर फिर भी वहां रही है कांग्रेस की सरकार, उस समय भी चेत नहीं आई, क्योंकि इनको तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है धर्मांतरण कराने का, इनको ठेका मिला है एक विशेष वर्ग की राजनीति करने का। यही घटना जो हुई कवर्धा में हुई तब भी ये चुप थे, यही घटना बीरनपुर में हुई तब भी ये चुप थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए, देश और धर्म संस्कृति के लिए खड़े होने के लिए, तब इनको होती है पीड़ा। तब ये कहते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक हैं। अरे हाँ, हम हैं मां भारती के रक्षक, हाँ हम हैं धर्म के रक्षक, और जहां जहां धर्म पर आघात होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता खड़ा हुआ नजर आएगा और बिल्कुल देश धर्म और संस्कृति और मां भारती और छत्तीसगढ़ महातारी के लिए लड़ते नजर आएगा। बिल्कुल अमित जी, देखिए आपके जवाब पे आरपी जी बड़े तेज तेज हंस रहे थे। मैं उनके पास जाऊंगा, हंसने का कारण भी पूछूंगा, चिंता कितनी वाजिब है उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे साथ उचित जी बने हुए। उचित जी, जब देश में संविधान लिखा जा रहा था, आमुख में इस चीज का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में, पूरे भारत में हर वर्ग को अपने आधार पे, अपने अनुसार जो है उन्हें धर्म और जाति को मानने का अधिकार है, और जो शेष जो 20% है उन्हें भी ये ना एहसास हो कि वो अल्पसंख्यक हो। ऐसे देश में जहाँ गंगा जमुनी तहजीब माना जाता है, वहां पे सांप्रदायिकता की राजनीति पे मुख्यमंत्री की चिंता कितनी लाजमी आप मानते हैं, और इसका क्या संदेश हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साल चुनावी चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से संभावना प्रकट की है, डेफिनेटली उनको लगता है कि जैसे जो पूर्व का इतिहास रहा है उनके विपक्षी दल का, कि जिस तरीके से अगर जब मुद्दों से न जीता जाए तो इस तरीके के दंगों से जीत की गुंजाइश बनी रहती है। आप देखिए, कोई भी हिंदुस्तान का इतिहास आप देखिए, दंगों का इतिहास देखिए, किसी भी राज्य के दंगों को, सांप्रदायिक दंगे हों, धार्मिक दंगे हों, जो भी दंगे हों, उनका जब इतिहास देखा जाए तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की राल जब तक किसी भी जगह न डाली जाए तो दंगे नहीं होते। हकीकत यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही राल के रूप में वहां काम करती है, वो दंगों को हकीकत में वही भड़काती है। आप किसी भी इसमें जाए, कवर्धा को लेके जाएं, चाहे बीरनपुर को लेके जाएं, चाहे नारायणपुर को लेके जाएं, जब आप जिस्ट में जाएंगे कि दंगे की हकीकत क्या है, तो आपको देखने को मिलेगी कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति उसमें शामिल हो, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर राजनीति नहीं होगी तो दंगे नहीं होंगे, दंगे नहीं है सांप्रदायिक दंगों में कन्वर्ट नहीं होंगे। बीरनपुर की जो मैटर है, हकीकत में देखे तो दो परिवार क्यों लड़ लिए कि वहां पे किसी न किसी तरीके का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की पूर्व चेष्टा की गई है, ये बात भी सत्य है। तो चेष्टा का प्रयास क्यों किया जा रहा था, ये भी सर्वविदित है। कोशिशें क्यों जारी है, सर्वविदित है। तो उन्होंने अपनी संभावना प्रकट की कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास में, चाहे बंगाल ले ले, चाहे यूपी ले ले, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे अन्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का एरिया ले लें, आप कोई भी एरिया में देखें, इस तरीके के जब भी हुए हैं, चुनाव नजदीक आए हैं। चुनाव नजदीक होने के आसपास अगड़ों को अगड़े से, पिछड़ों को पिछड़े से, हिंदू को हिंदू से, अब वो चीजें गई कि अब हिंदू मुस्लिम की चीजें पुरानी हो चुकी है। अब नई चीज ये है कि भाई आपस में ही लड़ाई है, दो जाति में लड़ाई है, वो एक ही धर्म की क्यों ना हो। अब चाहे वो मुस्लिम हो या फिर वो आप उनके दलित मुस्लिम हो, उसमें बांट दीजिए, आप दो जाति में बांट दीजिए। आप अगर आदिवासी हो तो आप उराव आदिवासी हो, या बस्तर के आदिवासी हो, उसमें बांट दीजिए। बांटने की कोशिशें राजनीतिक व्यक्ति करते हैं, अमूमन ये कोशिशें होती है, मगर छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि कहीं भी सांप्रदायिक दंगों के लिए कोई भी यहाँ पे जगह मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता कि आप किसी भी तरीके की जाति धर्म के नाम पे यहाँ वोट होते होंगे। ये इतिहास है कि जिस जगह सबसे ज्यादा हिंदू और पूरे हिंदुओं की राजधानी कवर्धा को कहा जाता है, वहां से एक मुस्लिम व्यक्ति जीत के आता है, साहूबाली क्षेत्र से एक ब्राह्मण जीत के आता है। तो ये हिंदुस्तान बेहद ही अच्छे डाटा जो आपने प्रस्तुत किया, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए, हम सबके लिए इस बात की तसल्ली है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से राजनीतिकरण के साथ सांप्रदायिकता का जो इतिहास है वो किसी चुनावी साल में देखने को नहीं मिला, चाहे हम किसी भी चुनाव का जिक्र कर लिया जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री का अलर्ट होना, मुख्यमंत्री का यह बयान अपने आप में राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाने के लिए काफी है। बहरहाल आरपी जी, अमित शाह जब जवाब दे रहे थे तो आप बड़े तेज तेज हंस रहे थे। पहले तो हंसने का कारण जानना चाहता हूं, और उसके बाद आपका जवाब। देखिए, हंसने की वजह बड़ी स्पष्ट है। जब इतने बड़े चैनल पर बैठकर हम कोई गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये अपेक्षा नहीं करता कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हल्के फुल्के जवाब दे। मुझे अच्छा लगता अगर गंभीर होकर तथ्यों पे बात करते। माँ भारती, हिंदू, गौ, ये सब छोड़िए, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं।
मुद्दे पे आई है। मैं आपको बताता हूँ अवधेश भाई एक बहुत रोचक जानकारी। 2014 में केंद्र की सरकार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2014 से 2020 तक 6 साल का जो डाटा है वो एनसीआरबी ने भी कुछ दिन पहले जारी किया है। उसमें लिखा है कि इन 6 वर्षों में 5417 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। चलिए ये बताता है कि लगभग हर वर्ष 1000 सांप्रदायिक घटनाएं पूरे देश में हो रही है। इसका मोटा मोटा मतलब होता है कि एक दिन में औसत 3 घटनाएं। तो समझने की आवश्यकता है कि 2014 के पहले जब 10 साल यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब ऐसे दंगे क्यों नहीं होते थे। सोचने की बात यह भी है कि जब डॉक्टर रमन सिंह यहाँ 15 साल थे और बीजेपी सत्ता में थे, तब ऐसे दंगे करवाने का प्रयास क्यों नहीं होता था। सोचने की बात यह भी है कि इनके बड़े बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आए थे। गिरिराज सिंह जी माफ कीजिएगा, वो किस विभाग के मंत्री है मैं भी नहीं जानता, अमित शाह जी जानते होंगे, तो उनसे आप पूछ लेकर गएगा कि वो कौन से विभाग के मंत्री है, मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने आके ललकारा कि भाई धर्मांतरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सदन के बाहर और सदन दोनों जगह कहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत हो सार्वजनिक मंच पर बैठ जाए। मेरे पास पिछले 15 साल के आंकड़े हैं। सर्वाधिक धर्मांतरण अगर कहीं हुआ है तो रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है। सर्वाधिक चर्च कहीं बनाए गए हैं तो रमन सिंह के कार्यकाल में बनाए हैं। अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। भाई पीयूष शर्मा जी जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जहां पर हिंदू और मुसलमान है वहां पर भारत जलाओ पार्टी हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाती है। जहां पर मुस्लिम है ही नहीं, जैसे मणिपुर, वहां पर हिंदू और क्रिश्चियंस को आपस में लड़ाया जा रहा है। यूपी के बहुत सारे हिस्से हैं जहां मुस्लिम आबादी है ही नहीं, वहां राजपूतों को दलित से लड़ाया जा रहा है। सवाल यह है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का पुत्र बजरंग दल में तलवार लेके क्यों नहीं जाता है। सवाल ये बात है कि रमन सिंह का बेटा विश्व हिंदू परिषद में क्यों नहीं जाता है। ये तमाम बड़े लोग हैं, इनके बेटे विदेश से पढ़ के आते हैं। हमारे आप जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या निम्न मध्यम परिवार हैं, उनके बेटों को ये वहां भेजते हैं, उनका करियर खराब करते हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के जितने अभिभावक हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर हिंदुत्व खतरे में होता तो मुगल इतने साल काल शासन किए, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। ब्रिटिश आए, लगभग 200-250 साल वो रहे, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। 70 में से लगभग 52-55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। हिंदुत्व खतरे में कब आया है? 2014 के बाद। यानी हिंदुत्व को खतरा किसी से है तो भाजपा से है। तो ये समझ लीजिए, अगर अपने धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कीजिए। वास्तविकता में 2014 के बाद हिंदू खतरे में आए हैं। और जो एक बड़ा आरोप लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के जो चिरंजीवी हैं वो बजरंग दल में क्यों नहीं शामिल होते हैं। देखिए, कहा जाए ना कि अवधेश भैया कि एक कहावत है, सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, कभी भगवा नहीं दिखेगा। और उनको तो हरों के लिए ही करना है। और इस टीवी डिबेट के माध्यम से इस चीज की स्वीकार्यता मैं यहीं पर बैठ के देता हूं कि मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो बजरंग दल में काम किया, जो विश्व हिंदू परिषद की यूआई कही है उसमें काम किया। ये सामने बैठा है एक कार्यकर्ता जो आज यहां पर बैठ के हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। ये ताजा और जीता जाता उदाहरण है इन तमाम कांग्रेसियों के लिए जो ये आरोप लगाते हैं कि कोई बड़े घरों का लड़का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में काम नहीं करता, तो उसके लिए एक करारा तमाचे के रूप में मैं यहां पर बैठा हूं। बजरंग दल में काम करने वाला, विश्व हिंदू परिषद यूआई में काम करने वाला वो कार्यकर्ता। अच्छा, तो आपके पिताजी बीजेपी में मंत्री थे, विशेष वर्ग मंत्री क्या थे? आपके पिताजी भाजपा में क्या नेता थे? आपके पिता भाजपा में क्या थे? कार्यकर्ता थे। आपने भाजपा का बोला ना, मंत्री थे। भाजपा के कार्यकर्ता ही अपने आप में सब चीज होता है जी। भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता ही अपने आप में सब चीज होते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है मेरे पिताजी। आपके पिता बड़े नेता थे क्या? आपके पिता ये ना बड़े नेता। हमारे यहाँ एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता होता है, आपके यहाँ नहीं कि सूटकेस वालों को ही बड़ा नेता का दर्जा दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ा नेता का दर्जा दिया जाता है उनको। और ये जीता जाता उदाहरण बैठा उस बड़े नेता का पुत्र, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, कोषाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के पिताजी हमारे। और ताजा उदाहरण के रूप में हम आपके सामने बैठे हैं।
आपसे डिबेट करते हुए बैठे हैं। जो उलझुल आप बयान देते थे उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपके आंखों में सिर्फ हरा ही हरा दिखता है, उसको भगवा रंग दिखाने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। अरे हमारी आंख में तिरंगा है, तुम्हारी आंख अंधी है, तुमको भगवा दिखता है। ये कहाँ तिरंगा है? कौन सा तिरंगा है? कैसा तिरंगा है? तिरंगा है, ये तिरंगा है मेरे मुन्ना, मेरे मित्र, इसको देख ले। नहीं है, कोई तिरंगा नहीं है, सिर्फ हरा ही दिखता है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ हरा दिखता है। तिरंगा क्या दिखेगा? जब हमारे सेना के जवान तिरंगा में लपेटे जाते थे तब वही तिरंगा को आप लोग देखते थे। जब हमारे सेना के जवान को पाकिस्तानी मार देते थे वही तिरंगा आप लोगों को दिखता था। मगर क्या करोगे, देश के अंदर आपको हरा दिखता है। जब सैनिक मरते हैं उनके शव पर लगता वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखता है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता आप लोगों को, कुछ नहीं दिखता और ना देख भी नहीं सकते, क्योंकि आप विशेष कार्य करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। एक विशेष अंजाम को देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। सिर्फ टोपी और क्रॉस पहनना बाकी है, इसीलिए आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। उसके अलावा कोई कुछ कर नहीं सकते आप लोग। सिर्फ एक वर्ग के लिए, विशेष वर्ग के लिए काम करने के लिए आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बने हैं। आज देश की जनता ने भी देखा है, इसलिए जवाब आपको कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस बन चुके हैं ये कांग्रेस, इसलिए देश की जनता ने जवाब दिया है। 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ की जनता भी जवाब देगी, देखते रहना, इंतजार करो। अमित जी फिर हारोगे। अरे अंदर आइए, अभी देखिए अंदर बाहर का खेल उचित जी बने हुए, आप देखते रहिए, आप देखते रहे। 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार जाएगी। बिल्कुल उचित जी, आपको क्या लगता है कि जो तमाम स्थितियां बन रही है, जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, वो राजनीतिक रंग छत्तीसगढ़ के लिए कितना लाजमी है? क्योंकि देश में जो सांप्रदायिकता को लेके जो आधार रखी गई उसके इतिहास ज्यादा पुराना है नहीं। 150 साल पुरानी बात है, जब अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति लाई, वो आज तक लगातार जारी है। ये कोशिशें होती है अवधेश जी, चुनाव के वक्त ऐसी कोशिशें होती है, मगर हम धर्म के नाम पे हम टिकटें फाइनल करते हैं, धर्म के नाम पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, धर्म के नाम पे हम बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि धर्म के नाम पे बढ़ते नहीं है, ये प्रयास करती है राजनीतिक पार्टियां, लेकिन हकीकत कुछ और रहती है। मैं कह रहा हूं ना कि कभी भी कि आप साहू बाहुल्य क्षेत्र हो चाहे अदर कास्ट के बाहुल्य क्षेत्र हो, तो जरूरी नहीं कि वहां के नेता ही जीत के आए। हम जातिवाद के हिसाब से दोनों तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है टिकट तो अपनी बांट देती है कि वहां पे कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे दलित ज्यादा है, वहां पे साहू ज्यादा है, वहां पे ब्राह्मण ज्यादा है। ये कोशिशें जरूर होती है, लेकिन फिर भी वो लोग भी जीत के आते हैं जो बहुत ही माइनॉरिटी में है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी धार्मिक, जातिवाद, अगड़े पिछड़े ये चीजें राजनीतिक वालों की बात और चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन विषय वोटर कभी भी ये सोच के वोट नहीं देता कि भाई ठीक है कि आप हिंदू हैं इसलिए मैं वोट दूं, आप मुस्लिम इसलिए वोट दूं, आप मेरी कास्ट के इसलिए वोट दूं। समय का थोड़ा सा अभाव है आरपी जी, मैं 10 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज चिंता जताई है, उस चिंता को दूर करने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, हम सरकार और प्रशासन तीनों तैयार है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की 3 करोड़ आबादी को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जब तक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आपका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, अंतिम बार कहता हूं कि गुंडों सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। चलिए अमित जी, 10 सेकंड में आपका जवाब। जो राजनीतिक फिजा बिगाड़ने का आरोप लग रहा है उसे दूर करके आप लोग राजनीति की सुचिता को जिन लोग लेके आगे बढ़ते थे वो कब तक दिखाई पड़ेगी? अरे ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज 5 वर्ष होने जा रहे हैं। देर आए दुरुस्त नहीं आए, सुरुस्त आए इन लोग, मगर अब जनता इनको निरस्त करेगी। ये चाहने वाले चुनाव में जनता ने पूरा इनके काले कारनामों को देख लिया, अब जनता इनको निरस्त करेगी। चले, जनता जनार्दन तय करेगी, खेल खत्म होगा। लेकिन तमाम चीजों का जो लब्बो लवाब ये है कि हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, लेकिन सबसे पहले हम इंसान है और हर धर्म हमें इंसानियत सिखाता है और उसी इंसानियत को लेके आगे बढ़ना होगा। तो ही छत्तीसगढ़ नहीं, देश की जो राजनीतिक फिजा है वो हमेशा बनी रहेगी और भारत के लोगों के लिए, मानव जीवन के लिए, समाज के लिए सोचा जाएगा। बहरहाल आज इस चर्चा में इतना ही, समय का थोड़ा अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आरपी जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।